हेलो दोस्तों, मैं अखिलेश स्वागत करता हूं आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म टीचिंग लवर्स। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोगों ने स्टार्ट किया था बिहार प्राइमरी टीचर का एक प्रैक्टिस सेट सीरीज। आज उस सीरीज का नवा सेट है। क्या है? नवा सेट। तो आज हम प्रैक्टिस सेट नवा सॉल्व करेंगे, जिसमें मैथ को सॉल्व करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? यदि 3 कुर्सियों का मूल्य 600 रुपए हो तो 4 मेजों का मूल्य क्या होगा? जबकि एक कुर्सी के 2 गुने मूल्य पर एक मेज मिलती। क्या कह रहा है? ध्यान से सुनो। 3 कुर्सियों का मूल्य 600 रुपए है। 3 कुर्सियां हैं। 3 कुर्सियों का मूल्य 600 रुपए। तो एक कुर्सी का मूल्य कितना हो जाएगा? एक कुर्सी का मूल्य हो जाएगा 200 रुपए। समझ आया? आगे कह रहा है कि 4 मेजों का मूल्य क्या होगा, जबकि एक कुर्सी के 2 गुने मूल्य पर एक मेज है। एक कुर्सी का मूल्य 200 रुपए है और इस एक कुर्सी का जितना मूल्य है उसके 2 गुने मूल्य पर क्या है? एक मेज मिलता है। तो एक मेज का मूल्य कितना हो जाएगा? एक मेज का मूल्य कुर्सी के मूल्य से 2 गुना है। यानी जो एक मेज है वो 400 रुपए की। तो कह रहे 4 मेजों का मूल्य कितना होगा? तो 4 मेज कितने के होंगे? 4 मेज हमारे 400 × 4 बराबर 4 चौको 16। 4 मेज कितने के हो जाएंगे? 1600 रुपए में। कोई दिक्कत परेशानी? ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 करे 0.06 मल्टीप्लाई क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 0.000036। कह रहा किसके इक्वल है? तो देखो इसको सॉल्व कर लो। 0 पॉइंट क्या है? यहाँ क्वेश्चन मार्क है, इस तरफ क्वेश्चन मार्क रखे रहो। इस वैल्यू को जब हम इस तरफ ले जाएंगे तो कहाँ चला जाएगा? बटे में चला जाएगा। 36/0.06। ठीक, कोई दिक्कत? अब यहाँ देखो, ऊपर कितने अंक हैं? 1 2 3 4 5 6 अंक हैं और नीचे कितने? 2 अंक। तो यहाँ हम 4 जीरो और बढ़ा लिए। 4 जीरो और बढ़ा लिए। नीचे भी 6 अंक हो गए, ऊपर भी 6 अंक हो गए और दशमलव से दशमलव कट गया। अब यहाँ देखो, 6 एकम 6, 6 नामा 36। सॉरी, 6 एकम 6 और 6 6 36। कितना हो गया? 6 बार में कट गया। ऊपर क्या आ जाएगा? 6 और नीचे आ गया 10। कितना आ गया? नीचे आ गया 10,000। तब ये बताओ, 10,000 को जब 6 से भाग देंगे तो इसका मतलब क्या है कि 4 अंक बाद दशमलव, 0.0006। कितना हो जाएगा? 4 4 जीरो हटाएंगे, 4 अंक बाद दशमलव रख देंगे और यही हमारा राइट आंसर। तो कौन सा है? ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट। कोई दिक्कत परेशानी? चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल, सवाल नंबर 30 है। तीसरा क्या कह रहा है कि तीन अभाज्य संख्याओं का गुणनफल 286 है, तो उनका लासा ज्ञात। क्या कह रहा है? उनका लासा ज्ञात करो। लघुत्तम समापवर्त ज्ञात करना है। तो अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? ऐसी संख्याएं जो स्वयं और एक से कटे। क्या किससे कटे? जो स्वयं और एक से कटे। ऐसी संख्याओं का, यानी जो हमारी अभाज्य संख्याएं होती हैं, उनका जो एचसीएफ होता है वो क्या होता है? उनका एचसीएफ 1 होता है और उनका जो एलसीएम होता है, तो उन अभाज्य संख्याओं का गुणा ही क्या होता है? उनका एलसीएम होता है। जैसे मान लो ए, बी और सी, ये 3 संख्याएं हैं। कैसी हैं? ये 3 अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। अगर हम इन तीनों संख्याओं का एलसीएम ज्ञात करें तो इन तीनों संख्याओं का एलसीएम हो जाएगा ए गुणे बी गुणे सी और एचसीएफ क्या हो जाएगा? एचसीएफ हो जाएगा 1। क्या हो जाएगा? एचसीएफ 1 हो जाएगा। तो अभाज्य संख्याओं का जो एचसीएफ होता है वो 1 होता है, 1 होता है, और एलसीएम होता है उन अभाज्य संख्याओं का गुणन। तो कह रहा है 3 अभाज्य संख्याओं का गुणनफल 286 है, तो उनका एलसीएम ज्ञात करना है। तो जब गुणनफल दिया ही है 286, तो एलसीएम भी तुम्हारा 286 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि किसी भाग के प्रश्न में भाजक भागफल का 1/3 है एवं शेष फल का 2 गुना है।
यदि शेषफल 25 हो तो भाज्य क्या होगा? तो देखो ध्यान से, कह रहा यदि भाग के प्रश्न में भाजक भागफल का 1/3, जो भाजक है, तो जो सवाल कह रहा है हमें वैसे ही करते जाना है। भाजक भागफल का, किसका? भागफल का 1/3 है, एवं शेष फल का 2 गुना है। अब जो यही भाजक है, ये इक्वेशन नंबर 1 बना। अब जो यही भाजक है, ये शेष फल का 2 गुना है। शेष फल का 2 गुना, इक्वेशन नंबर 2 बन गई। तो कह रहा है यदि शेष फल 25 हो, अब कह रहा है शेष फल 25 हो, तो बताओ, अगर शेष फल 25 है तो 25 दूनी 50, भाजक कितना हो गया? 50 हो गया। भाजक की वैल्यू कितनी आ गई? 50 आ गई। आई बात समझ में? आगे देखो, तो भाज्य क्या होगा? तो अगर भाजक 50 है तो भागफल कितना होगा? यहाँ देखो इक्वेशन नंबर 1 से, यहाँ अगर हम 50 रख दें, यहाँ क्या रख दें? 50 रख दें, तो 3 5 15, तो भागफल कितना आ जाएगा? भागफल बराबर 150 आ जाएगा। अब भाज्य बराबर होता है, क्या होता है? भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो हमें भाज्य ही तो निकालना है, तो भागफल गुणे भाजक प्लस शेषफल। तो भाजक कितना है? भाजक 50 है, तो इसका गुणा यानी 150 में गुणे 50 कर दें, और प्लस शेषफल कितना है? 25 दिया, तो बस गुणा कर लो। 15 पना 75, तो 0 और प्लस 25, यानी 75 और 25, 75 25 इसका राइट है। कहीं 75 25? 3 ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, 75 25। समझ में आया? कोई दिक्कत परेशानी? चलो अगला सवाल करें। नेक्स्ट सवाल है सवाल नंबर 5। कह रहा है एक व्यक्ति का वेतन 10% कम कर दिया गया, कम किए गए वेतन कितने प्रतिशत बढ़ाया जाए ताकि वह पूर्व वेतन के बराबर हो? तो ध्यान से देखो, कह रहा एक व्यक्ति का वेतन 10% कम कर दिया गया। मान लो पहले का वेतन 100 था, कितना था? जो मूल वेतन था वो कितना था? मूल वेतन, उसका जो मूल वेतन था या पहले का वेतन था वो 100 था, तो 100% हो गया। 10% कम कर दिया गया, यानी इसमें 10% कम कर दिया, तो जब 10% कम किया तो कितना बचा? 90 बचा। तो कह रहा कम किए गए वेतन को कितने प्रतिशत बढ़ाया जाए ताकि वह पूर्व वेतन के बराबर हो जाए। यानी अब ये, अब कितना है? 90 है। अब इसमें कह रहा कितना बढ़ाया जाए ताकि वह पूर्व वेतन के बराबर हो जाए। तो देखो इसमें तुरंत मार देंगे सवाल में कि अगर 100% है, 10% कम कर दिया तो 10% बढ़ा दो, तो फिर 100 हो जाएगा। तो ऐसा नहीं होगा, अगर आप 10% लगा देंगे तो गलत हो जाएगा। अब ध्यान से देखो, 100 रुपए उसका मूल वेतन था, उसमें 10% कम कर दिया तो 90 रुपए बचा। अब 90 रुपए में हम कितना बढ़ा दें? अगर हम 10 रुपए, क्या कितना बढ़ा दें? 10 रुपए बढ़ा दें। 90 रुपए में 10 रुपए अगर हमने बढ़ा दिया तो जब वह, यानी जो मूल वेतन के बराबर हो जाएगा, यानी 100 रुपए फिर से हो गया। कितना हो गया? 100 रुपए फिर से हो गया। समझ आया? यानी अब ये बताओ कितना बढ़ा? 10 बढ़ गया, कितने में से? 90 में से। 90 में से 10 बढ़ गया, और हमें प्रतिशत निकालना है तो 100 से गुणा कर दो। समझ आया? यानी 10 रुपए 90 में से बढ़ाया तो कितने प्रतिशत बढ़ गया? 0 से 0 कैंसिल, और 100/9, और 100/9 का मतलब होता है 11 सही 1/9%। कितना होता है? 100/9। तो सवाल समझ में आया? कह रहा मूल वेतन उसका मान लिया 100 रुपए है, अगर हमने 10% कम कर दिया तो 90 रुपए हो गया। अब कह रहा है हम कम किए गए वेतन को कितने प्रतिशत बढ़ा दें। तो अब ये बताओ, अगर हम 90 में 10 रुपए जोड़ देंगे तो मूल वेतन के बराबर हो जाएगा, तो 100 रुपए उसका मूल वेतन फिर से हो गया, यानी 90 में से 10 रुपए बढ़ा दिए। 90 में से 10 रुपए हमने बढ़ा दिए तो कितने प्रतिशत का क्या हो गया? बढ़ोतरी हो गई। तो कितने प्रतिशत बढ़ाया गया? यानी 11 सही 1/9%, और 10% घटाया और 10% बढ़ा देंगे तो ये सवाल गलत हो जाता। अगला सवाल, सवाल नंबर 6।
कह रहा एक व्यक्ति 6/17 भाग काम का 12 दिन में करता है। मान लो एक कोई काम है, उसका 6/17 भाग कितने में दिन में? 12 दिन में करता है। इसी दर पर शेष काम करने में उसको द्वारा कितने दिन लगे, यानी जो बचा हुआ काम है वो कितने दिन में लगे। तो देखो ध्यान से, मान लिया जो काम है वो पूरा एक एक पूरा काम हो गया, तो 6/17 भाग, कोई व्यक्ति ए है, उसको 6/17 भाग काम करने में 12 दिन लगे। तो पूरा काम करने में कितना दिन लगेगा? जब पूरा काम करेगा तो 12 गुणे 17/6, 6 दूनी 12, यानी 17 दूनी 34, 17 दूनी, यानी 34 दिन में वह पूरा काम कर लेगा। कितने दिन में? 34 दिन में। तो जब अब देखो तरीका, यहां से दो तरीके हो जाते हैं। जब इतना काम 12 दिन में करता है और टोटल काम 34 दिन में करता है, तो बाकी का शेष काम कितने दिन में कर लेगा? 34 में 12 घटा दो, 22 हो गया, यानी 22 दिन में कर लेगा। शेष काम कितने दिन में करेगा? 22 दिन में कर लेगा। और अगर ऐसे नहीं भी करना है तो दूसरा तरीका ये है। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका देखो, जो शेष काम है वो कितने दिन में करेगा। देखो एक तो तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका क्या है कि टोटल काम एक था, इसमें से 1/17 घटा दिया, 6/17 यही तो था। तो रिमेनिंग वर्ग कितना आ जाएगा? 17 एकम 17, 17 में 6 गया 11 और बटे 17, यानी 11/17 वर्ग कितने दिन में करेगा? यही तो पूछ रहा है, कितने दिन में करेगा। तो एक दिन में कितना कर रहा है, यानी टोटल वर्क 34 दिन में कर रहा है, तो 11/17 कितने दिन में कर लेगा? तो हो जाएगा 34 गुणे 11/17, 17 दूनी 34 और 11 दूनी 22, कितने दिन में हो गया? 22 दिन। तो वैसे भी अगर आप इस तरीके से निकालना चाहें तो इस तरीके से निकाल लें, तब भी 22 दिन आएगा। जब एक व काम 34 दिन में कर रहा है तो 11/17 कितने दिन में करेगा? 11/17 गुणा 34 में कर दो, 22 दिन में हो गया। और अगर यही काम यहाँ से भी देख लो, जब इतना काम 12 दिन में कर रहा है तो टोटल काम 34 दिन में कर रहा है, तो 22 दिन ही तो बचे। ये तो यहाँ से निकाल लो। तो आप दोनों तरह से कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्या कह रहा है? यदि एक व्यक्ति 10 किलोमीटर की बजाय एक व्यक्ति 10 किलोमीटर की बजाय यानी 10 किलोमीटर प्रति घंटा की बजाय 14 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है, तो 20 किलोमीटर अधिक दूरी तय कर सकता है। उसके द्वारा तय की गई वास्तविक दूरी क्या है? अब देखो ध्यान से, कह रहा है अगर 10 किलोमीटर के बजाय 14 किलोमीटर से तय करेगा तो 20 किलोमीटर अधिक तय कर। तो मान लो जो पहले पहले की जो चाल है, जो एक मान लो कोई ए व्यक्ति है, इसकी जो पहले की चाल है, ठीक है, पहली की चाल मान लो एस बराबर कितनी है? 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो बाद की चाल क्या हो जाएगी? बाद की चाल कह रहा है अगर यह 14 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है, अगर यह 14 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है, तो यानी 20 किलोमीटर अधिक तय करता है। मान लो इसने दूरी x तय कर ली, कितनी दूरी तय कर ली? मान लो x दूरी तय कर ली, तो अगर 14 किलोमीटर से तय करेगा तो x + 20 दूरी तय करेगा। करेगा कि नहीं करेगा? अब कह रहा वास्तविक दूरी क्या होगी? तो बताओ, समय तो दोनों का बराबर है, यानी समय उतना ही लग रहा है, लेकिन जब स्पीड बढ़ा देगा तो क्या हो जाएगा? स्पीड बढ़ाने पर उसकी दूरी बढ़ जाएगी। समय तो उतना ही लगना चाहिए, तो हमने क्या कर दिया? समय बराबर, यानी समय हमारा दोनों का बराबर है, t1 = t2। तो समय बराबर क्या होता है? चाल बराबर दूरी बटे समय। तो समय बराबर दूरी बटे चाल। तो दूरी कितनी है? x/10 और बराबर इसकी कितनी हो जाएगी? x + 20/14। समझ आया? यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो या फिर इसको काट दो, 2 पंचे 10, 2 सत्ते 14। तो कितना हो जाएगा? देखो 7x बराबर 5x ये हो गया और प्लस 5 दूनी 10, 100 ये आ गया। तो अब यहाँ से इसको ले आओ, 2x, जब इसको इस तरफ लाएंगे तो 5x, 7x में 5x चला गया, 2x बच, 2x बराबर 100 हो गया। कितना हो गया? 100। तो x बराबर कितना आ जाएगा? 50। यानी उसकी वास्तविक दूरी कितनी थी? 50 किलोमीटर। कितनी थी वास्तविक दूरी उसकी? 50 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में यदि एक आयताकार घास का मैदान 110 किलोमीटर, ठीक है, तो इसको हम यहाँ
क्या कह रहा है, यदि एक आयताकार घास का मैदान 110 मीटर लंबा है, कितना है, 110 मीटर लंबा, ये हमारा आयताकार मैदान, ये हमारा आयताकार मैदान है, 110 मीटर लंबा है, कितना है, 110 मीटर, इसकी लंबाई है 110 मीटर। फिर कह रहा है 65 मीटर चौड़ा, यानी इसकी चौड़ाई है 65 मीटर, ये 65 मीटर है इसकी चौड़ाई। इसके अंदर चारों ओर 2.5 मीटर चौड़ा पथ, यानी चारों ओर अंदर से 2.5 मीटर, यानी इसका जो पथ है, यानी ये कितना है, ये भी 2.5 मीटर है, ये जो पथ है, ठीक है, ये 2.5 मीटर है, यहाँ से भी 2.5 मीटर है, और ये भी 2.5 है, और ये भी 2.5, ये पथ हो गया। इस पथ को 20 रुपए प्रति वर्ग मीटर की स्क्वायर से कंक्रीट से ढकने का खर्च क्या हो। तो सबसे आसान तरीका, सबसे पहले तो हमें इस पथ का क्षेत्रफल पता होना चाहिए। तो पथ का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, यानी अगर हम इस बड़े वाले आयत में इस छोटे वाले आयत को माइनस कर दें तो इस पथ का क्षेत्रफल निकल आएगा कि नहीं निकलेगा, तो बस यही है। तो रास्ते का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, बड़े आयत का क्षेत्रफल बटे छोटे आयत का क्षेत्रफल। तो ध्यान से देखो, अगर हम इस छोटे आयत की भुजा दें तो छोटे आयत की भुजा कितनी हो जाएगी बताओ, देखो 2.5 ये है, 2.5 ये है, यानी 5 मीटर निकल गई। तो 110 में से 5 मीटर रास्ते को दे दिया, तो यहाँ बचा 105 मीटर, यानी इसकी लेंथ है कितनी हो जाएगी, 105 मीटर। इसकी जो चौड़ाई है वो कितनी हो जाएगी, 2.5 ये, 2.5 ये, 5 घट गई तो 60, 65 में से 60 बची, कितनी बची, ये 60 बच गई। तो अब हम क्या कर लें, बड़े आयत में छोटे आयत को माइनस, देखो इसका डायरेक्ट फार्मूला भी है, लेकिन एक बार कॉन्सेप्ट समझ लो तो आसान रहेगा। तो हम क्या करें, रास्ते का क्षेत्रफल हो जाएगा, रास्ते का क्षेत्रफल बराबर बड़े आयत का क्षेत्रफल, बड़े आयत का क्षेत्रफल माइनस छोटे आयत का क्षेत्र, छोटे आयत का क्षेत्रफल कर दिया, आंतरिक क्षेत्रफल कर दिया। तो बड़े आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 110 गुणे 65 माइनस छोटे आयत का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 105 गुणे 60, पक्का। अब मल्टीप्लाई कर दो, 11 25 55 की 5 से लगाई 5, और 11 6 का 66, 66 और 5, ये हो जाएगा 71। तो 71 50 हो गया, माइनस 6 पंचे 30 और 6 एकम 6, ये हो गया 6300। माइनस कर दो, 0 5, 11 में 3 गया 8, 3 11, बस 850 आ गया, कितना आ गया, 850 मीटर। यानी इस पथ का क्षेत्रफल कितना आ गया, इस पथ का क्षेत्रफल आ गया 850 मीटर। तो कह रहा है 1 मीटर स्क्वायर का 20 रुपए खर्च हो, तो 850 का कितना हो जाएगा, 20 गुणे 850 बराबर 2 पंचे 10 की 0, यहाँ से लगाइए 2 अट्ठे 16, 16 एक 17 और 2 जीरो ये, यानी 17,000 रुपए कॉस्ट पड़ेगी, कितनी पड़ेगी, 17,000। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट। कोई दिक्कत परेशानी दुख दर्द, चलो अगला क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि एक अधिवर्ष का 7/6 भाग कितने सप्ताह के बराबर है, एक अधिवर्ष का 7/6 भाग कितने सप्ताह के बराबर है। तो सबसे पहले तो एक अधिवर्ष में ये देख लें कि कितने दिन होते हैं। एक अधिवर्ष में, जो हमारा एक अधिवर्ष होता है उसमें 366 दिन होते हैं, और कह रहा है 366 7/6 का कितने भाग, यानी कितने सप्ताह होंगे, देखो 6 6 36 और 6 कम 6, कितने होंगे, 6 6 36 6, और सप्ताह के लिए जैसे 61 गुणे 7, तो ये तो दिन हो गए, कितने हो गए कि इतने दिन होंगे। अब सप्ताह कितने होंगे, यानी 366 में 7/6 का गुणा किया तो ये हो गया कि
366 दिनों का एक अधिवर्ष होता है। तो 366 दिनों में 7/6 में कितने दिन हो गए? 61 × 7 दिन, इतने दिन आ गए कि 7/6 का कितने दिन हो गए। अब कह रहा कितने सप्ताह होंगे, हमसे क्या पूछा है? सप्ताह पूछा है ना। सप्ताह में कितने होते हैं? 7 दिन होते हैं, तो 7 से भाग कर दो, 7 से 7 कैंसिल हो गया, 61। यानी 61 सप्ताह होंगे। कितने होंगे? 61 सप्ताह होंगे। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। कोई दिक्कत परेशानी इसमें देखते हैं। करेक्ट, किसमें? आरोही क्रम में लिख। सबसे पहले आरोही, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर समझ लें। आरोही और अवरोही क्रम होते क्या हैं? तो आरोही क्रम होते हैं छोटे से बड़े की, और अवरोही क्रम होता है बड़े से छोटे की ओर। जैसे आरोही क्रम, बचपन में आप प्राइमरी स्कूल में क्या करें, और उसी की तैयारी भी कर रहे हैं, प्राइमरी स्कूल में लाइन लगाते हैं, यानी छोटे बच्चे से बड़े बच्चे की ओर लाइन लगाते हैं। यानी पहले आगे सबसे छोटा बच्चा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। उसी तरीके से यहाँ हमें छोटी संख्या से बड़े की ओर लगाना है, इसी को बोलते हैं आरोही क्रम। तो अब हमें इन फ्रैक्शंस का, यानी जो भिन्न है हमारी, दशमलव भिन्न है, इन्हें हमें क्या करना है? आरोही क्रम में लगाना। तो अब आरोही क्रम में लगाने के लिए सबसे आसान तरीका क्या हो? देखो, पहला रूल, यदि रूल नंबर पहला क्या कहता है? रूल नंबर पहला कहता है यदि सभी भिन्नों का अंश बराबर है, सभी भिन्नों का अंश बराबर है, तो वह भिन्न सबसे छोटी होगी जिसका हर सबसे बड़ा होगा। जिसका हर बड़ा, वह भिन्न छोटी होगी। दूसरा रूल क्या कहता है? दूसरा रूल कहता है कि यदि सभी भिन्नों का हर बराबर है, क्या है? हर बराबर है। अगर हर बराबर है तो क्या होगा? वह भिन्न बड़ी होगी जिसका हर छोटा होगा। जिसका हर, वह भिन्न बड़ी होगी जिसका अंश बड़ा होगा। क्या होगा? जिसका अंश बड़ा होगा वह भिन्न बड़ी होगी, अगर हर बराबर। समझ आया? तो देखो, अब अगर हम इसमें देखें तो इसमें अंश क्या है? सब में 13 है, यानी सबके अंश बराबर है। तो इसमें सबसे छोटी भिन्न कौन सी होगी? सबसे छोटी भिन्न वह होगी जिसका हर बड़ा होगा। तो हर किसका बड़ा है? इसका बड़ा है, तो पहले नंबर पर ये आ जाएगी, फिर दूसरे नंबर पर ये आ जाएगी, और तीसरे नंबर पर ये, और चौथे नंबर पर ये आ जाएगी। यानी 13/18, सॉरी 13/28, फिर 13/25, 13/28, 13/25, और 13/25, 13/22, और 13/19 कहीं है? जल्दी देखो। तो अब देखो, क्या ये सही ऑर्डर में लगे हुए हैं? ये सही ऑर्डर में नहीं लगे हुए हैं। इसको देखो, यानी अगर इसका अंश बराबर है तो देखो, पहले नंबर पर ये आएगा, दूसरे नंबर पर ये आएगा, और तीसरे नंबर पर ये आएगा, चौथा नंबर पर ये आएगा। ये भी सही ऑर्डर पर नहीं लगे। इसको देखो, पहले नंबर पर ये आएगा, दूसरे नंबर पर ये आएगा, तीसरे नंबर पर ये आएगा, चौथे नंबर पर ये आएगा। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि सबसे छोटी भिन्न हमारी 13/35, दूसरी छोटी 13/28, तीसरी छोटी 13/22, और चौथी छोटी 13/19 होगी। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। कोई दिक्कत परेशानी? अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहे 14,910 की निकटतम हजारों में लिखी संख्या। तो निकटतम हजारों में लिखी संख्या बताओ कितनी हो जाएगी इसकी? निकटतम का मतलब होता है राउंड फिगर में, और किसका? हजारों के राउंड फिगर में ना। जैसे अगर हम ये कह दें कि 9,998 का अगर हम राउंड फिगर में लिखें तो क्या लिख सकते हैं भाई? 998 के पास में हजार ही तो है हमारा, या इसको इसके राउंड फिगर में 990 है। तो 990 से 8 बड़ा है, ये कितना है? 8 बड़ा है, जबकि ये 2 छोटा है। तो बताओ कौन है? ये पास में है ना, तो हम राउंड फिगर में क्या लिख देंगे? ये लिख देंगे। इसी को बोलते हैं निकटतम। तो हजारों में निकटतम में लिखना है तो क्या हो जाएगा बताओ? इसका हजारों में जब निकटतम लिखेंगे तो 14,910 है ना। कितना है? 14,910 है। तो अब इसका 14,000, यानी इसका कितना? 14,910 है, तो यानी कितना कम है बताओ? 90 ही तो कम है 15,000। कितना कम? 90 ही तो कम है 15,000। तो इसको हम राउंड फिगर में लिख सकते हैं अप्रोक्सीमेट 15,000। 15,000 इसको कितने लिख सकते हैं? कह रहे सैकड़ों में।
तो सैकड़ों में कितना, 829 है ना, कितना है 829 है। तो भाई अगर इसको 900 करेंगे तो ज्यादा हो जाएगा, तो इसको 800 ही कर लो। तो 8829 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 88, क्या लिख सकते हैं 88। और कह रहा है निकटतम सैकड़ों में लिखी गई संख्या का अंतर निकालो, तो इन दोनों को हम माइनस कर दें, तो क्या हो जाएगा, 0 0, और फिर 10 में 8 गया 2, यहाँ बचा 14, 8 से 14 62, कितना आ गया 62। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट। कोई दिक्कत परेशानी? अगला क्वेश्चन दे, क्वेश्चन नंबर ये है। अब ये है हमारा सवाल। इस टाइप के सवाल देखो हर एग्जाम में, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देख लो, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है। और इस तरह के सवाल मोस्टली जल्दबाजी में गलत आता हुआ सवाल बच्चे गलत करके चले जाते हैं। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले तो बोर्ड मास रूल देख ले कि बोर्ड मास क्या है। बोर्ड, सबसे पहले हमें ब्रैकेट को हल करना पड़ता है। ब्रैकेट में सबसे पहले छोटे ब्रैकेट, फिर मंझले ब्रैकेट को, और फिर बड़े ब्रैकेट। उसके बाद ऑफ लगा हो तो उसको हल कर लो, ऑफ का मतलब होता है गुणा, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन, सबसे लास्ट में सब्ट्रैक्शन को हल करना पड़ता है। अगर आप बोर्ड मास के रूल से हल करते हैं कभी भी सवाल गलत नहीं। देखो सबसे पहले हम किसको हल कर रहे हैं, इस छोटे वाले कोष्टक को हल कर। तो अगर हम इस छोटे वाले कोष्टक को हल करें, तो इस छोटे वाले कोष्टक में क्या हल कर रहे हैं, तो देखो सबसे पहले हमें डिवीजन को हल करना है। इसको ऑफ तो लगा नहीं है, अब इसके अंदर ब्रैकेट कोई है नहीं है, ऑफ लगा नहीं, तो तीसरे नंबर पर आया है डिवीजन। तो डिवीजन को सबसे पहले ऐसा नहीं कर देंगे कि 3 दूनी 6 और 6 का भाग 27, देखो बिल्कुल गलत हो जाएगा। सबसे पहले हमें किसको हल करना है, डिवाइड को हल करना है, बाद में मल्टीप्लाई करना है। तो ये हो जाएगा, देखो 3 नंबर 27, कितना हो जाएगा 3 नंबर 27, कितना हो गया 9, समझ आ गया। 3 नंबर 27 हो गया। अब ये कितना हो जाएगा, 9 दूनी 18, यानी इसको जब हल किया तो कितना आ गया 9 दूनी 18, और 18 में 15 चला, कितना बचा 18 में 15 चला गया 3 बचा, कितना बचा 3 बचा। तो अब ये इसको जब पूरे को सॉल्व किया, इसको पूरे को सॉल्व कर लिया तो 3 आ गया। अब 9/3 लिखा हुआ, क्या लिखा है 9/3, तो 3 नंबर 27, यानी 3 तिया 9, कितना हो जाएगा 3 तिया 9। तो इस बड़े ब्रैकेट को भी हल कर लिया तो कितना आ गया 3 आ गया, कितना आ गया 3 आ गया। तो अब देखो हम लिखे ले रहे हैं 18 माइनस 15 माइनस 3, तो कितना हो गया 18 माइनस 15 में 3 चला गया 12 बचा, और 18 में 12 चला गया 6 बचा। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट। कोई दिक्कत परेशानी? अगर आप इस तरीके से हल नहीं करेंगे तो पक्का है कि आपका सवाल गलत होगा। अगला क्वेश्चन करें, तो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है, सवाल नंबर 13। कह रहा है एक दंड आरेख दिया है, और इस दंड आरेख में कह रहा है 30 से अधिक एवं 50 से कम विद्यार्थियों की रुचि। ये जो नीचे वाला दिखाया गया है ये रुचि है, रुचि मतलब इंटरेस्ट, आपके स्कूल वाली रुचि नहीं है, खुश हो जाओ रुचि का नाम। इस रुचि का मतलब है इंटरेस्ट, कि किस चीज में कितना इंटरेस्ट है। यानी 10 बच्चों का पढ़ाई में इंटरेस्ट है, 20 बच्चों का चित्रकारी में, 30 बच्चों का खेल में, 40 बच्चों का गायन में, और 50 बच्चों का नृत्य में इंटरेस्ट है। तो कह रहा है 30 से अधिक एवं 50 से कम विद्यार्थियों की रुचि है। तो बताओ किस चीज में रुचि है भाई, 30 से अधिक और 50 से कम, यानी 40, यही तो है। तो 40 बच्चों की रुचि किसमें है, गायन में है। तो है कहीं गायन, तो गाने में। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट। ठीक है, किसमें इंटरेस्ट है, गायन में इंटरेस्ट। आगे अगला सवाल कह रहा एक दौड़ में रघु 5 किलोमीटर की दूरी 20 मिनट में तय करता है, तो 50 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा। देखो हमसे पूछ रहा है कि एक दौड़ में रघु 5 किलोमीटर की दूरी 20 मिनट में तय करता है, यानी 20 मिनट 5 किलोमीटर में तय करता है, तो 50 मिनट की दूरी, तो हमें 1 मिनट की दूरी पता होनी चाहिए कि 1 मिनट में कितनी दूरी तय करता है। अगर यही पूछ लेता कि 5 किलोमीटर की दूरी 20 मिनट में तय करता है, तो 50 किलोमीटर की दूरी कितने मिनट में तय करेगा। तो क्या लिखते कि 1 किलोमीटर की, जो पूछे उसकी एक की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए। अगर यही पूछ लेता कि 50 किलोमीटर
50 किलोमीटर की दूरी कितने मिनट में तय करता है, तो 1 किलोमीटर की दूरी पता होना चाहिए। और अगर हमें मिनट पूछा है तो मिनट की 1 मिनट की वैल्यू पता होना चाहिए। तो देखो 20 मिनट में, ध्यान से देखो, 20 मिनट में 5 किलोमीटर दौड़ता है, तो 1 मिनट में कितना दौड़ेगा, 5, 5/20। तो 50 मिनट में कितना दौड़ेगा, बताओ, 50 मिनट में 5/20 गुणे 50, तो 0 से 0 कैंसिल, कितना होगा, 25, 25/2 यानी 12.5 किलोमीटर। 50 मिनट में वह 12.5 किलोमीटर दौड़ जाएगा, यानी 12.5 किलोमीटर दौड़ेगा। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। कोई दिक्कत परेशानी, अगर समझ आ रहा हो तो सेशन को लाइक जरूर कर, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है यदि ए का 15%, ए का 15%, बी का 20% है, तो ए और बी का अनुपात ज्ञात करना है। कह रहा है ए का 15/100 किसके बराबर, बी के 20/100 के बराबर है। तो देखो 100 से 100 कैंसिल, कितना आ गया, ए गुणे 15 बी गुणे 20, तो ए बटे बी ले आओ, ए को बी को इस तरफ लाएंगे तो बटे में आ जाएगा, बराबर 15 को उस तरफ ले जाएंगे तो 20/15 हो जाएगा। तो देखो 5 तिया 15 और 5 चौको 20, यानी जो ए और बी का अनुपात है वो कितना आ गया, 4:3। कितना आ गया, 4:3। बस, तो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर, 4:3। अगर धोखे से 3:4 लगा दिए जल्दबाजी में, बस खेल खत्म। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कर रहा है, दो पूर्णांकों का योग, कोई भी पूर्णांक ले लो, मान लिया a + b है, इन दोनों पूर्णांकों का योग 20 है। अगर एक 5 है, मान लो a बराबर -5 है, तो दूसरा क्या होगा, तो -5 + 20 बराबर, तो b की वैल्यू निकालनी है, तो 20, इस 5 को इस तरफ ले जाओ तो प्लस का 5 हो जाएगा बराबर 25। तो दूसरा पूर्णांक कितना हो गया, 25 हो गया। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। कोई दिक्कत परेशानी, अगला क्वेश्चन करें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा 3 संख्याएं जो एक दूसरे की सह अभाज्य में से प्रथम 2 संख्याओं का गुणन, मान लिया 3 संख्याएं हैं, फर्स्ट, सेकेंड और ये 3 संख्याएं, तो कह रहा प्रथम 2 संख्याओं का गुणन, यानी इन दोनों का गुणन, फर्स्ट एंड सेकेंड का जो गुणनफल है वो कितना है, वो है 551। फिर क्या कह रहा है, अंतिम 2 संख्याओं का गुणन, इन दोनों का जो गुणनफल है, यानी सेकेंड मल्टीप्लाई बाई थर्ड, सेकेंड थर्ड का जो मल्टीप्लाई वो 1073। तो कह रहा है तीनों संख्याओं का योगफल ज्ञात, क्या कह रहा है, तीनों संख्याओं का योगफल ज्ञात कर। तो अब ये बताओ, फर्स्ट और सेकंड का जो गुणनफल है वो 551 है, और जो सेकंड और थर्ड का जो 1076 है, यानी इन दोनों संख्याओं में ये जो 551 है और जो 1073 है, 551 और जो 1073 है, इन दोनों में कॉमन क्या है, कॉमन है सेकंड संख्या। क्या है कॉमन, सेकंड संख्या, और यही इसका HCF होगा। क्या होगा बताओ, 2 नंबर की संख्या फर्स्ट और सेकंड और थर्ड और सेकंड दोनों में शामिल, तो क्या यही इसका HCF नहीं होगा। तो अगर हम सेकंड नंबर को देख लें, सेकंड नंबर क्या है हमारा, HCF है, तो इन दोनों का अगर हम HCF निकालें तो इन दोनों का HCF कितना आ जाएगा, 29। कितना आ जाएगा, 29 आ जाएगा। समझ आया, तो जो HCF है वो कितना है, 29 है। अब इसके बाद देखो, अगर हम दूसरी संख्या 29 आ गई, तो फर्स्ट इंटू सेकेंड का मल्टीप्लाई 29 है, तो ये कितना हो जाएगा, 29 बराबर कितना है, 551। तो फर्स्ट संख्या कितनी हो जाएगी, ये आपका 19 बार जाएगी, कितनी बार, तो पहली संख्या 19 हो गई। तो अब ये बताओ, सेकेंड यानी 29 गुणे थर्ड, 29 गुणे थर्ड बराबर 1073 है। तो थर्ड संख्या अगर हम निकालें तो कितनी जाएगी, ये कट जाएगी आपकी 30 से 37, इससे 19 आ गया, इससे 37 आ गया। तो पहली संख्या 19, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या 37 और दूसरी संख्या 29,
इन तीनों को ऐड कर दो। तो जब हम तीनों को ऐड करेंगे कितना आ जाएगा बताओ, ऐड कर दो। तो 9 दूनी 18, 18 7 25 की 5, यहाँ से लगाई 2, 4 और 5, 5 3 85। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट। कोई दिक्कत परेशानी बताओ, है कोई दिक्कत इसमें? चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, -5 से 4 कितना अधिक? तो देखो, अगर ये कह दे, सीधा सा याद रखना कि -5 से 4 कितना अधिक है, तो -5 से 4 कितना अधिक है, तो -1 अधिक। कितना अधिक? -1 ही तो अधिक है, नहीं अधिक। अरे इधर देखो, जैसे अगर हम, ये हमारी जीरो है, क्या है, ये हमारा जीरो है, ये 1 2 3 4 हो गया, 1 2 3 4, ये प्लस का होता है, और यहाँ हो जाएगा 1 2 3 4 5 -5, तो -1 -2 -3 -4 -5। तो देखो 4 तक तो यहाँ है और 4 तक तो यहाँ है कि नहीं है, तो ये तो दोनों बराबर हो गए। लेकिन यही तो आगे है, कितना आगे, -1 ही तो आगे है। बताओ, इतना ही तो अधिक है। जितना ये इस तरफ गया जीरो से, उतना ही जीरो से इस तरफ गया 4 तक में, बराबर हो गया। लेकिन -1 ही तो अधिक, बताओ और कितना अधिक। अगर यही कम कह देता कि कितना कम है, तो -5 और -4, तो कितना कम हो जाता, यहाँ हो जाता -9 कम हो जाता, कितना हो जाता। तो अभी हमसे अधिक पूछा है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। कोई दिक्कत परेशानी? अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है 12 पेंसिल का क्रय मूल्य। देखो, सबसे आसान क्वेश्चन क्रय वो क्रय, आसान है और इसमें गलतियां भी होती। तो देखो, 12 पेंसिल का क्रय मूल्य, यानी 12 पेंसिल का जो सीपी है, वो 15 पेंसिल के विक्रय मूल्य के एसपी के बराबर है। 15 पेंसिल के एसपी के बराबर है। तो कह रहा है हानि कितनी होगी, क्या कह रहा है, हानि कितनी होगी। ये बताओ, अगर हम सीपी बटे एसपी निकालें तो 15 बटे 12 हो जाएगा। तो सीपी की वैल्यू 15 और एसपी की वैल्यू कितनी होगी, 12। यानी खरीदा 15 में, बेच दिया 12 में, 3 रुपए की हानि हो गई। और कितने में, 15 में। हानि या लाभ सीपी पर ही होता है। तो 3 रुपए की हानि हो गई 15 में, और प्रतिशत के लिए 100 का गुणा कर दिया। तो देखो, 5 तिया 15, 5 दूनी 3, 5 दूना 10, यानी ये कितना होगा, 3 दूनी 5 तिया 15, 5 दूनी 10, और 3 से 3 कैंसिल, तो कितना हो गया, 20%। यानी 20% की क्या हो गई, उसे हानि हो गई। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। कोई दिक्कत परेशानी? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है 0.07 प्लस 0.008 किसके बराबर है? तो ऐड ही तो करना है भैया। 0.7, 0 दशमलव के नीचे दशमलव रखो और इसको ऐड करो, तो 8 7 0, कितना आएगा, 0.07 है कहीं। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट। कोई दिक्कत परेशानी? अगला क्वेश्चन करें? चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा एक समबाहु त्रिभुज की भुजा, एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 8 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल क्या? देखो ध्यान से देखना, इसका जो फार्मूला होता है, अगर हमें कोई समबाहु त्रिभुज दिया है और उसकी भुजा दी और क्षेत्रफल निकालना, तो इसका फार्मूला होता है क्षेत्रफल बराबर √3/4 भुजा भुजा। और अगर इसकी हाइट निकालनी, क्या निकालनी हो, ऊंचाई निकालनी हो, तो उसका फार्मूला होता है √3/2 इंटू भुजा। अगर हमें भुजा दी है समबाहु त्रिभुज की और क्षेत्रफल या ऊंचाई ज्ञात करने के लिए कह रहा है, तो इन दोनों फार्मूलों से हम क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे। तो अब देखो, इस फार्मूले में रख दो, क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो √3/4 इंटू भुजा कितनी है, 8 सेंटीमीटर, तो 8 गुणे 8 हो जाएगा। 4 चौको 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16, तो 16 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर 3 इज द
राइट आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। समझ आया? कोई दिक्कत? अगर ऊंचाई निकालनी होती तो √3/2 8 × 8 बराबर 2 चौको 8, 8 चौको 32 √3 सेंटीमीटर हो जाता। लेकिन इसका जो कॉन्सेप्ट है ना, मान लो हमें याद नहीं आ रहा है, क्या हो रहा है, मान लो हमें याद नहीं आ रहा, एग्जाम टाइम में प्रेशर वैसे होता है, और मान लो इसका जो फॉर्मूला है अब कंफर्म नहीं हो रहा है कि √3/4 क्षेत्रफल में है या ऊंचाई में है, तब क्या करें? उस केस में हमें कॉन्सेप्ट पता होना, क्या पता होना चाहिए? कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। तो देखो कॉन्सेप्ट देख, सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट देखते हैं, और ऐसा कॉन्सेप्ट है कि आप कभी नहीं, देखो ये हमारा क्या है, ये हमारा एक समबाहु त्रिभुज, और ये इसकी ऊंचाई होगी। अब मान लो इसकी जो भुजा है वो ए है, तो पूरी ए होगी, होगी कि नहीं होगी? अगर ये ए है तो समबाहु त्रिभुज की जो तीनों भुजाएं होती हैं वे आपस में बराबर होती। तो अगर हमने बीच से एक लंब डाल दिया तो अब ये बताओ ये भुजा कितनी हो जाएगी? ये भुजा हो जाएगी a/2, और ये भुजा भी हो जाएगी a/2। आधी आधी तो होंगी, होंगी कि नहीं होंगी? तो ये हो जाएगा ए बी सी और डी। अब ध्यान से देखो, तो जो हमारा एक त्रिभुज हमारा ये बन गया, त्रिभुज ए बी डी, और एक त्रिभुज बन गया ए सी डी, बन गया। तो अगर हम इस त्रिभुज से हम ये क्या निकाल लें, इसको मान लो h, ये मान लिया हमने हाइट h। तो अब लिखें त्रिभुज, फर्स्ट स्टेप, त्रिभुज ए बी डी में, ए बी डी में, तो जब हमने त्रिभुज ए बी डी में देखा तो अगर हमें इसकी हाइट निकालनी है तो क्या हो जाएगी? हाइट क्या है बताओ? इस कोण के सापेक्ष ये लंब है, ये आधार है, और ये कर्ण है। तो पाइथागोरस प्रमेय से देखें तो लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, तो h बराबर हो जाएगा अंडर रूट के अंदर a का स्क्वायर माइनस a/2 का स्क्वायर। बताओ समझ आए कि नहीं आए? तो अंडर रूट ये कितना हो जाएगा? a स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा a²/4, अंडर रूट के अंदर 4 एलसीएम ले लो, 4a² माइनस a², और बटे ये कितना हो जाएगा? 4 नीचे जाएगा तो 2 हो जाएगा, भाई रूट से बाहर निकाल लिया ना। तो 4a² में एक a² चला गया तो 3a² बचा, और बटे 2। तो a² को जब बाहर निकालेंगे तो a बचेगा, तो अंडर रूट 3/2 इंटू, समझ आए कि नहीं आए? ये त्रिभुज ए की ये इसकी हाइट होगी, क्या हो गई? ये इसकी हाइट होगी, यानी हाइट कितनी है? अंडर रूट 3/2 इंटू ए, ये इसकी हाइट होगी। अब हमें निकालना है इसका क्षेत्रफल, क्या निकालना? अगर हम इसका क्षेत्रफल निकालें तो बताओ जितना क्षेत्रफल इसका होगा उतना ही तो इसका होगा, होगा कि नहीं होगा? जल्दी बताओ, जितना क्षेत्रफल इसका होगा उतना ही क्षेत्रफल इसका होगा। तो हम निकाल लें त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, क्या निकालें? त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्र, तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ए सी डी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए सी डी का क्षेत्र हो जाएगा। तो अब बताओ, देखो त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, तो आधार कितना है? a/2, और ऊंचाई कितनी है? अभी निकाली, अंडर रूट 3/2 इंटू ए, प्लस त्रिभुज ए सी डी का क्षेत्रफल, तो बताओ 1/2 इंटू a/2 इंटू 3/2 इंटू ए। बताओ बात समझ में आई कि नहीं आई? अब इसमें देखो कॉमन क्या है भाई? 1/2, सब में सब कुछ कॉमन है, तो क्या हो जाएगा बताओ?
ऊपर 2 आ जाएगा। जैसे ए, अगर ए प्लस ए है तो बराबर 2a हो जाएगा नहीं हो जाएगा। तो इसी तरीके से इसका भी क्या हो जाएगा, 2 इंटू 1/2 इंटू a/2 गुणे √3 अपॉन 2 इंटू ए, हो जाएगा नहीं हो जाएगा। यानी दो, एक ये हो गया एक ये हो गया, दो हो गए। तो बताओ इस दो से ये दो कैंसिल हो गया, यहाँ क्या बचा, √3 अपॉन 2 दूना 4, और ये क्या होगा a इंटू ए स्क्वायर। ये आ गया इसका क्षेत्रफल। √3/4 इंटू ए स्क्वायर, ये इसका क्षेत्रफल आ गया था और ये इसकी ऊंचाई आ गई। तो जो अभी हमने फार्मूले लिखे थे, क्या वो यही फार्मूले नहीं लिखे थे? तो इस कॉन्सेप्ट से आप लोग, मान लो अगर फार्मूला नहीं याद आ रहा है, तो इस कॉन्सेप्ट से आप निकाल सकते हैं कि अगर इसकी भुजा ए है, इसकी भुजा ए है, भाई समकोण त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है, तो समबाहु त्रिभुज की भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। और जब समबाहु त्रिभुज की भुजाएं बराबर होती है, बीच से हमने एक लंब डाल दिया, तो ये भुजा आधी हो गई, ये भुजा आधी हो गई। और अगर हम इस ऊंचाई निकाल लें तो ये क्या होगा, समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज का अगर हमें क्या निकालना हो, क्षेत्रफल निकालना हो, तो 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होता है। तो हमने इन दोनों त्रिभुजों को आपस में जोड़ दिया, तो इस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल आएगा। और बस इस कॉन्सेप्ट से हमने ये फार्मूला निकाल लिया। अब इस पर कोई भी सवाल बन जाए, आप लगा सकते हैं कि नहीं, कोई दिक्कत है, परेशानी, दुख दर्द नहीं। अगर सेशन पसंद आ रहा हो तो आप इसको अपने दोस्तों तक भी शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा उनको भी फायदा हो सके। ठीक है, कोई दिक्कत? चलो नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है, सवाल नंबर 22। सवाल नंबर 22 कह रहा है, किसी समानुपात का पहला, दूसरा और चौथा पद क्रमशः 12, 21 एवं 14 है, तो तीसरा पद क्या हो? देखो, पहला, दूसरा और तीसरा, सॉरी यहाँ तीसरा आ जाएगा। सभी पहले सभी पदों को हम एक लाइन से सीक्वेंस में रख लें। तो कह रहा है किसी समानुपात का पहला पद, दूसरा पद, पहला पद, दूसरा, चौथा दिया हुआ है। पहला कितना है, 12, दूसरा 21 और 14, यानी तीसरा पद नहीं दिया है, तो मान लो तीसरा पद x है। क्या है तीसरा पद, x है। तो समानुपात का है, तो ये बताओ यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ अनुपात, समानुपात हो जाएगा। तो हमेशा याद रखना, दूसरे का गुणा तीसरे से होता है और बराबर लगा के पहले का गुणा चौथे से होता है। तो क्या हो जाएगा बताओ, ये हो जाएगा 12 गुणे 14, 12 गुणे 14 बराबर 21 गुणे, ये आपस में एक दूसरे के बराबर होते हैं। यानी दूसरा गुणा तीसरा बराबर पहला गुणा चौथा। तो देखो, 3 चौको 12, 3 सत्ते 21 और 7 दूनी और 4 दूनी 8, तो x बराबर आ गया। यानी जो हमारा तीसरा पद है ना, वो तीसरा पद क्या है, 8 है। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23वां देखते हैं। कह 6 दर्जन अंडों की कीमत 108 रुपए है, तो 132 अंडों की कीमत कितनी हो? तो ध्यान से देखो, यही सबसे ज्यादा गलती होती है कि 6 दर्जन अंडों की कीमत 108 रुपए है। तो 6 दर्जन समझ रहे हो ना, एक दर्जन में 12 अंडे होते हैं। अब यही तुम गलती क्या करोगे, 6 दर्जन की कीमत 108 है, तो 6 से भाग दे दोगे, 1 दर्जन की कीमत निकाल लोगे और 1 दर्जन की कीमत में 132 का गुणा कर दोगे, आंसर आ गया, जो कि गलत है। सही आंसर क्या होगा, इधर देखो, 6 दर्जन की कीमत, तो 6 गुणे 12, अरे एक दर्जन में 12 अंडे होते हैं, तो एक अंडे की कीमत निकाल ली। तो 12 चौको 12 छंग 72, यानी 72 अंडों की कीमत, 72 अंडों की कीमत 108 रुपए है। तो कह रहा है 132 अंडों की कीमत कितनी हो जाएगी, तो 132 अंडों की कीमत, तो 108 गुणे 108 गुणे 72 और बटे 132। कोई दिक्कत परेशानी? बस। तो अब काट दो इसको, किससे कट जाएगा, देखो 9 से काट, तो 9 अट्ठे 72, 9 से काटो, 9 एकम 9 और 4, नहीं कटेगा। तो इससे क्या करते हैं, इससे क्या करते हैं, देखो ध्यान से,
इससे हम एक अंडे की कीमत निकाल लें। एक अंडे की कीमत हो जाएगी 108 बटे 72। तो 12 छंग 72 और 12 नंबर 108, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, यानी 3 बटे 2 रुपए, यानी 1.5 रुपए आ गई। तो 132 अंडों की कितनी हो जाएगी? 132 अंडों की हो जाएगी 3 बटे 2 बटे 132। तो 2 छक्का 12 और 2 छक्का 12 छाछठ, तो 3 छंग 18, 3 छंग 18 198। कितनी हो जाएगी? 198 है कहीं? ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट। कोई दिक्कत परेशानी? अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। करा 19 बटे 5 से -5 बटे 9 को घटाने पर प्राप्त होगा। देखो इस टाइप के सवाल सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में इस टाइप के सवाल पूछे जाते हैं और मोस्टली जल्दबाजी में गलत करते हैं। इसका सही तरीका क्या है करने का? कह रहा है 9 बटे 19 से -5 बटे 9 को घटाने पर, तो आप लोग करते हैं 19 बटे 9 -5 बटे 9, और जो कि आंसर हो जाएगा गलत। कह क्या रहा है देखो ध्यान से, 19 बटे 9 में किसको घटाना है? -5 बटे 9 को घटाना है। -5 बटे 9 को हमें घटाना है, तो कितना हो जाएगा? 19 बटे 9 माइनस अंदर जाएगा +5 बटे 9। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखो 19 5 24, 24 बटे 9। तो 24 बटे 9 इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? 24 बटे 9 इज द राइट आंसर। और अगर आप इस तरह ना करते तो क्या हो जाता? देखो 19 में से 5 घटाया 14 आ गया, 14 बटे 9। आप आंसर नंबर 2 लगा देते, जो कि गलत हो जाता। हो जाता है कि नहीं हो जाता? कोई दिक्कत परेशानी समझ में आया? चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। कह रहा 36 और 84 का मासा ज्ञात करो। तो मासा हमें निकालना है, तो ये 36 हो गया, ये 84 हो गया, मासा निकाल लो। तो 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 चौको 8, 2 एकम 2। ठीक है, अब फिर काट दो। किससे काटो? 3 से काट दो। 3 छंग 18, 3 एकम 3, 3 सत्ते 21। कटेगा? अब नहीं कटेगा, तो 3 दूनी 6। क्या हो गया? HCF बराबर 6। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट। कोई दिक्कत परेशानी? तो आज ये था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। क्या था? ये था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। तो उम्मीद है आप लोगों को ये सेशन पसंद आया होगा, और अगर पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें, ताकि उनको भी इस सेशन का लाभ मिल सके और वो भी अपनी बेहतर तैयारी कर सके। जय हिंद।